हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, ये जनरल साइंस प्रैक्टिस सेट का 8वां पार्ट है और इसमें हम लोग जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सभी क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण होंगे क्योंकि जिस तरह से रेलवे में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, उसी तरह के क्वेश्चंस मैंने सेलेक्ट किए हैं। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड हैं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। जिन क्वेश्चंस का आंसर पता होगा उनका आंसर आप कमेंट में देते रहिएगा। और इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा वीडियो का तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सारी पीडीएफ जो है अपलोड कर देता हूँ, तो वहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। ठीक है, तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, विटकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, जिसमें 5 समूह थे, 5 किंगडम थे। तो ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये R.H. विटकर के द्वारा दिया गया था। R.H. विटकर, जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। और एक 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, वो किसने दिया था? जो कि इनसे पहले दिया गया था। तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था कार्ल लिनियस के द्वारा। कार्ल लिनियस के द्वारा दिया गया था। और इसमें 2 किंगडम थे, एक था प्लांट किंगडम, दूसरा था एनिमल किंगडम। और R.H. विक्टर का जो है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, जो हम लोग आज यूज करते हैं। तो इसमें पहला जो किंगडम था वो था मोनेरा, और दूसरा किंगडम था प्रोटिस्टा, जो कि यहाँ पे लिखा है। तीसरा किंगडम था फंगी, और चौथा की बात करें तो प्लांटी था। ठीक है, प्लांटी। और 5वां किंगडम था एनिमिलिया। ठीक है, 5वां कौन था? एनिमिलिया था। इसमें प्रोटोजोआ जैसा कोई किंगडम नहीं था। प्रोटोजोआ जो है प्रोटिस्टा, ये किंगडम है प्रोटिस्टा समूह, इसका एक जो है फाइलम था, एक संघ था। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो प्रोटोजोआ, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से प्रारंभ करती है चलना, ये 2 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो इसका त्वरण क्या होगा? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन। तो त्वरण जो है किसके बराबर होता है? त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन, ये बराबर होता है अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टी। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं या एक्सेलरेशन कहते हैं। तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम करेंगे तो ये जो है त्वरण आ जाएगा। अंतिम वेग क्या दिया गया है? तो अंतिम वेग दिया गया है यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड की गति प्राप्त कर लेती है, तो v यहाँ पे दिया गया है 5 मीटर पर सेकेंड। और शुरुआती वेग क्या था? प्रारंभिक वेग u, तो दिया गया है अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि शुरू में जो है स्थिर थी, यानी कि उसका प्रारंभिक वेग क्या था? 0 था। ठीक है, और टाइम दिया गया है 2 सेकेंड। ठीक है, 2 सेकेंड, तो यहाँ पे टी लिख दिया हमने 2 सेकेंड। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे, v का मान है 5, u का मान है 0 और t का मान है 2। ठीक है, तो यहाँ पे 5/2 हो जाएगा, यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये जो है एक्सेलरेशन की यूनिट होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, जिन पदार्थों की गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उनको क्या कहा जाता है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें अम्ल या क्षार मिलाने से इनकी गंध बदल जाती है। इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं ऑफ्लेक्टरी इंडिकेटर्स या घ्राण सूचक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इनसे जो है हम अम्ल या क्षार की पहचान कर सकते हैं। ये नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं अम्ल और क्षार के लिए। जैसे कि प्याज है, तो प्याज में अगर अम्ल मिलाते हैं तो इसकी स्मेल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर क्षार मिलाते हैं तो इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाती है। इसी तरह से लौंग और वेनिला है, इसमें भी अगर अम्ल मिलाएंगे तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन क्षार मिलाएंगे तो इसकी स्मेल जो है ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये जो है घ्राण सूचक हैं, यानी कि ऑफ्लेक्टरी इंडिकेटर्स हैं। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जब एक धातु पानी के साथ क्रिया करती है तो निकलती है। तो धातुएं जो है अगर पानी के साथ क्रिया करती हैं तो क्या बनता है? धातु ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड, और इसके साथ में बनता है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलती है जब धातुएं पानी के साथ क्रिया करती हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम की जब क्रिया कराई जाती है वाटर से, हालांकि एल्युमिनियम जो है वाटर के साथ, नॉर्मल वाटर के साथ क्रिया नहीं करता है, भाप के साथ क्रिया करता है, क्योंकि ये उतना ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है। ठीक है, जो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होती हैं वो पानी के साथ भी क्रिया कर लेती हैं, ठंडे पानी के साथ। कुछ धातुएं उससे कम होती हैं तो गर्म पानी के साथ क्रिया करती हैं, और एल्युमिनियम जो है उनसे भी कम होता है, ये भाप के साथ क्रिया करते हैं। तो जब इसकी भाप के साथ क्रिया कराते हैं तो बनता है
एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 जो कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो धातुएं जो है मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। इसके अलावा एक और एग्जांपल है जैसे कैल्शियम। तो कैल्शियम जो है रिएक्टिव होता है, ये नॉर्मल वाटर के साथ भी क्रिया कर लेता है। तो यहाँ पे जब इसकी वाटर के साथ क्रिया होती है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गैस कौन सी निकलती है, तो हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी समान समूह में मौजूद तत्वों का डैश एक समान होता है। तो समान समूह में यानी सेम ग्रुप में जो तत्व होते हैं उनमें क्या एक समान होता है। तो जब हम पीरियोडिक टेबल में देखते हैं किसी भी समूह में, तो जितने भी तत्व होते हैं उनकी आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। जैसे कि पहला ग्रुप देखते हैं, फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से तत्व होते हैं, तो हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। सॉर्टिक क्या है, इसकी सॉर्टिक है हलीना की रब से फरियाद। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं, हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। तो हाइड्रोजन की बात करें तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, एक ही कक्षा बनेगी। और लिथियम का परमाणु क्रमांक होता है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। सोडियम की बात करें तो 11 इसका परमाणु क्रमांक है और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2, 8, 10, 11। पोटेशियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 19, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2, 8, 10, 8, 18, 1, 19। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी तत्व हैं सबकी आखिरी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आगे भी करेंगे तो इनकी भी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होगा आखिरी कक्षा में। और जो आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन होते हैं, आखिरी कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें आवर्त की, पीरियड में, जो पीरियडिक टेबल में पीरियड होता है आवर्त, उसमें क्या समान होता है, तो किसी भी आवर्त में, सेम आवर्त में कक्षों की संख्या समान होती है। जैसे कि सोडियम है, यहाँ पे ये तीसरे आवर्त का तत्व है, थर्ड पीरियड का तत्व है। तो थर्ड पीरियड में जो भी तत्व होगा उसकी कक्षाएं कितनी होगी, तो 3 कक्षाएं उसकी भी होंगी। जैसे कि इसकी 3 कक्षाएं हैं। जैसे कि थर्ड पीरियड में मैग्नीशियम होता है जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 12 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 2, 8, 10, 2, 12। तो यहाँ पे भी 3 कक्षाएं हो गई। जो भी तत्व होंगे थर्ड पीरियड के सबकी जो है 3 कक्षाएं होंगी। तो राइट आंसर क्या हो गया यहाँ पे, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं क्योंकि इस पर निर्मित प्रतिबिंब होता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग डेंटिस्ट क्यों करते हैं, क्योंकि जो है अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा प्राप्त हो सकता है। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में हमेशा जो है छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। छोटा प्रतिबिंब होता है, आभासी होता है और जो है सीधा होता है। ठीक है, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये आप याद रखिएगा। तो उत्तल दर्पण में जो है छोटा प्रतिबिंब होता है, तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा तो स्पष्ट देख नहीं पाएगा, तो समझ नहीं पाएगा क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। ये एक अवतल दर्पण है जिसकी उभरी हुई सतह जो होती है उधर की ओर पॉलिश होती है और इधर की ओर इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। यहाँ बीचों बीच में मान लेते हैं पोल है और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल के बीच में फोकस बिंदु होता है, यहाँ पे हमने मान लिया फोकस बिंदु है। तो जब भी अवतल दर्पण में एक कंडीशन होती है कि अगर फोकस बिंदु और पोल के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, कोई वस्तु रखा जाए, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है। केवल एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसके अलावा और कहीं पे भी रखेंगे तो अवतल दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। उल्टा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है। उल्टा होगा तो वास्तविक होगा और वस्तु से बड़ा भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। लेकिन इस कंडीशन में जब फोकस बिंदु और पोल के बीच में रखते हैं, तब क्या होता है, तब जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। ठीक है, तो इसीलिए जो है डेंटिस्ट क्या करता है कि अवतल दर्पण का प्रयोग करता है और वस्तु को जिसको भी उसको देखना है तो वो जो है फोकस बिंदु और पोल के बीच में रखेगा, तब उसको सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसको आभासी और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है क्योंकि वास्तविक उसको चाहिए नहीं। वास्तविक होगा तो उल्टा हो जाएगा, तो उल्टा जो है उसको चाहिए नहीं। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आभासी और बड़ा।
अगला क्वेश्चन है 80 किलोग्राम की वस्तु को 40 मीटर की ऊंचाई तक लगभग 50 सेकंड में ऊपर उठाने हेतु आवश्यक शक्ति होगी। तो यहाँ पे शक्ति बतानी है, तो शक्ति यानी पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। और वर्क डन जो है किसके बराबर होता है, m इंटू जी इंटू एच के बराबर होता है। तो इसको हम m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो m कितना दिया गया है, 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। g का मान हम 10 ले लेंगे, ठीक है। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, ठीक है। लेकिन जो है हम यहाँ पे 10 लेंगे, क्योंकि 9.8 लेंगे तो डेसिमल में जो आंसर आएगा, और कोई भी यहाँ पे डेसिमल में दिया नहीं गया ऑप्शन में, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लेंगे। तो 80 × 10 हो गया। और h कितना दिया गया है, तो h ऊंचाई दिया गया है 40 मीटर, टाइम दिया गया है 50 सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 50 सेकेंड हमने लिख लिया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे 4 दूनी हो जाएगा 8, और 8 का मल्टीप्लाई होगा 8 में, तो 64 और एक 0, तो 640 जूल पर सेकेंड, ये जो है इसका आंसर हो जाएगा 640 जूल पर सेकेंड या 640 वाट, ठीक है। जो भी ऑप्शन दिया गया हो, यहाँ पे जूल पर सेकेंड है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, 640 जूल पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, यदि 40 न्यूटन भार वाली कोई लड़की 160 वाट शक्ति से 20 सेकंड तक रस्सी पर चढ़ती है तो वो कितनी ऊंचाई तक पहुंच सकेगी। तो लगभग पिछले क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, और इसमें बहुत लोग गलती कर सकते हैं। क्या गलती करेंगे, देखिए यहाँ पे शक्ति P इक्वल टू आपको मालूम है कि m इंटू जी इंटू एच अपॉन टाइम हम करके निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि वर्क डन अपॉन टाइम होता है, और वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, m इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पे m कितना दिया गया है, यहाँ पे द्रव्यमान नहीं दिया गया, यहाँ पे भार दिए गए हैं, और भार जो है m इंटू जी होता है, m नहीं होता है। तो लोग यही गलती कर देंगे कि m यहाँ पे 40 लिख लेंगे और g का मान अलग से लिख करके जो है कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पे m इंटू जी जो है दोनों का मान दिया गया है, m इंटू जी, क्योंकि भार जो होता है m इंटू जी होता है, ठीक है, जिसमें द्रव्यमान के साथ ग्रेविटी ऑलरेडी जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे ग्रेविटी ऑलरेडी जुड़ी हुई है, तो यहाँ पे 40 m इंटू जी हो गया। m इंटू जी की वैल्यू क्या हो गई, 40 न्यूटन, इंटू h कितना दिया गया है, तो h जो है निकालना है यहाँ पे, और टाइम कितना दिया गया है 20 सेकेंड, इक्वल टू पावर यहाँ पे दिया गया है 160 वाट, ठीक है। अब यहाँ पे हम h निकाल लेंगे, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू 160 इधर है, और 40/20 इधर आएगा, तो 40 जो है नीचे हो जाएगा, 20 जो है ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 20 ऊपर हो जाएगा, 40 यहाँ नीचे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 2 दूनी 4, और 2 से 160 जाएगा 80 बार, तो यानी कि ऊंचाई कितनी आ जाएगी, 80 मीटर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, 80 मीटर। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर रखी गई है तो इसका आवर्धन कितना होगा। तो यहाँ पे एक उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण जो है इस तरह से होता है, अंदर की ओर पॉलिश होती है, तो यहाँ पे ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, और दिया गया है 5 सेंटीमीटर की वक्रता त्रिज्या है, यानी कि अगर यहाँ पे पोल मान लेते हैं तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे मान लेते हैं, तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर, और 10 सेंटीमीटर दूर जो है ऑब्जेक्ट रखा गया है, तो ऑब्जेक्ट जो है इधर की ओर रखा जाएगा, और ये कितना दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर है। तो बताना है कि इसका आवर्धन कितना होगा, मैग्निफिकेंस यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इधर की ओर जितनी भी दूरी होती है, जिधर रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, उधर की ओर जो भी डिस्टेंस होती है वो हमेशा माइनस में लिया जाता है। तो यहाँ पे u इक्वल टू हो जाएगा -10, ठीक है, -10 सेंटीमीटर, और वक्रता त्रिज्या यानी r इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर, ये दिया गया है। और मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला क्या होता है, तो मैग्निफिकेंस का फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। तो यहाँ पे हमें v निकालना होगा, v हमें यहाँ पे दिया नहीं गया, तो v कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए मिरर फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, और यहाँ पे 1/f हमें पुट करना है, तो f हमें पता नहीं है, तो f यानी कि फोकस बिंदु, फोकस बिंदु आपको मालूम है कि पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीचों बीच में एक बिंदु होता है, ठीक है। यहाँ पे ये फोकस बिंदु हो जाएगा, और ये हमेशा जो रेडियस है वक्रता त्रिज्या उसकी आधी होती है, ठीक है, उसका आधा होता है, तो यानी कि फोकस बिंदु कितना हो जाएगा, f इक्वल टू 5/2 हो जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे 1/f हमें करना है, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा। अगर f इक्वल टू 5/2 है तो 1/f कितना हो जाएगा, 2/5 इक्वल टू 1/u यानी कि 1/-10। ठीक है, 1/-10 हो गया, प्लस 1/v। ठीक है, 1/v हमें निकालना है, तो 1/v कितना हो जाएगा, 2/5, और ये 1/10 जो है इधर की ओर आएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, प्लस 1/10। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 5 का एलसीएम हो गया 10, और यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 1, तो 4 + 1 = 5/10। इसको जो है मैं यहाँ लिख लेता हूँ। ठीक है, 5/10 हो गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 1/v का मान आ गया 1/2। लेकिन हमें 1/v नहीं चाहिए, v चाहिए, तो v = इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, यानी कि 2। ठीक है, 2 सेंटीमीटर, ये आ गया v का मान। तो अब यहाँ पे मैग्निफिकेंस हमें निकालना था, -v/u, जिस जो है इसका फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे वैल्यू हम पुट कर देंगे। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, और 2 सेंटीमीटर जो है इसका मान आया है, तो यहाँ पे 2 लिख लेंगे, और u का मान कितना है, ये माइनस में ऑलरेडी है, तो -10 लिख दिया हमने। माइनस माइनस कैंसिल, और 10 से जो है 2 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 0.2। ठीक है, तो 0.2 जो है ये इसका मैग्निफिकेंस आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 0.2। अगला क्वेश्चन है, 3 विलेनों एक्स वाई जेड के पीएच मान क्रमशः 2, 11 और 7 हैं, उन्हें हाइड्रोजन आयनों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे 3 विलेन दिए गए हैं, एक है एक्स, एक है वाई, एक है जेड। इनका पीएच मान क्या क्या दिया गया है, 2, 11 और 7। इनको जो है अवरोही क्रम में लगाना है, यानी कि घटते हुए क्रम में। जिनमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज़्यादा है उनको सबसे पहले रखना है, जिनमें कम है उनको सबसे बाद में रखना है। तो आपको पता है कि जो है 1 से लेकर के 14 तक जो है पीएच स्केल में जो है वैल्यू होती है। तो जिसका भी पीएच मान 7 होता है वो कैसा होता है, उदासीन या न्यूट्रल होता है, जैसे कि जल और लवण है। और 7 से जिसका भी 7 से कम होता है, 7 से जितना हम एक की तरफ जाएंगे, 6 5 4 3 2 1 इस तरह से, तो वो विलेन उतना ज़्यादा अम्लीय होता जाएगा, और उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता क्या होगी, बढ़ती जाएगी जितना हम एक की तरफ जाएंगे। और 7 से हम जितना जो है 14 की तरफ जाएंगे उसमें OH नेगेटिव आयनों की सांद्रता बढ़ती जाएगी, और वो विलेन उतना ज़्यादा क्षारीय होता जाएगा। ठीक है, उसमें OH नेगेटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी, हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता घटती जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखें तो X जो है कैसा होगा, अम्लीय होगा या क्षारीय, तो इसका जो है पीएच मान 7 से कम है तो ये अम्लीय होगा। ठीक है, और y जो है इसका 11 है तो इसका ये जो है कैसा होगा, तो इसका 7 से ज़्यादा है पीएच मान, तो ये क्षारीय होगा। और जिसका 7 है वो कैसा होगा, ये उदासीन होगा। ठीक है, तो इसमें अवरोही क्रम में लगाने के लिए हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसमें ज़्यादा होगी, जो अम्लीय होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है ज़्यादा होगी। ठीक है, जितना पीएच मान कम होगा उसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता उतनी ज़्यादा होगी। तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता किसमें होगी, एक्स में होगी, उसके बाद किसमें होगी, जेड में होगी। ठीक है, और उसके बाद किसमें होगी, तो वाई में होगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, एक्स जेड वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन की जानकारी देने वाले डीएनए के भाग को कहा जाता है। तो प्रोटीन की जानकारी देने वाले डीएनए के भाग को कहते हैं जीन। जीन ये क्या होता है, ये आनुवंशिकता की बुनियादी इकाई होती है। जो हमारे आनुवंशिक लक्षण होते हैं ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जीन ही ले जाता है। जैसे कि हमारे आँखों का रंग कैसा होगा, बालों का रंग कैसा होगा, तो ये सब जानकारियाँ जो है जीन में ही कोड के रूप में संग्रहित रहती हैं, और इन्हीं जानकारियों के आधार पर ही प्रोटीन संश्लेषण का भी कार्य होता है। और जीन होता कहाँ पर है, तो जीन जो है कोशिकाओं के केंद्रक में जो क्रोमोसोम होते हैं, तो क्रोमोसोम के डीएनए में होता है। ठीक है, तो जीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती हैं तो वह किसका निर्माण करती हैं। तो लैंगिक प्रजनन के दौरान दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं जैसे कि अंडाणु और शुक्राणु, ये जो है मिल करके क्या बनाती हैं, तो ये बनाती हैं जाइगोट। जाइगोट बनाती हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं युग्मनज। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, युग्मनज। अगला क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम क्या है जिसके द्वारा कोई धातु अपने आसपास उपस्थित नमी, एसिड इत्यादि द्वारा प्रभावित होती है।
तो जब कोई धातु अपने वातावरण में उपस्थित नमी और एसिड के द्वारा प्रभावित होती है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं, संक्षारण। ठीक है, या कोरोजन कहते हैं। जैसे कि लोहे में जंग लगना, तो लोहे में जंग लगना क्या है? संक्षारण का एक उदाहरण है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था? तो अणु यानी कि मॉलिक्यूल। तो अणु क्या होता है? पदार्थ का वो छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि ये है हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, एक परमाणु है। और इस तरह से हाइड्रोजन प्रकृति में नहीं पाया जाता है, ये पाया जाता है इस तरह से। हाइड्रोजन के दो एटम मिलकर के हाइड्रोजन का एक अणु बनाते हैं, जिसको हम हाइड्रोजन गैस कहते हैं। ठीक है, तो इस रूप में ये पाया जाता है प्रकृति में, इस तरह नहीं पाया जाता है। ये हाइड्रोजन का एक एटम है। इसी तरह ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन का एक एटम हो गया, लेकिन इस रूप में प्रकृति में ये नहीं पाया जाता। ये पाया जाता है O2 के रूप में। ऑक्सीजन के दो एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन गैस बनाते हैं। या ऑक्सीजन के 3 एटम मिलकर के क्या बनाते हैं? ओजोन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है ऑक्सीजन का एक अणु हो गया, ऑक्सीजन गैस का, और ये ओजोन गैस का एक अणु हो गया। तो अणु क्या हो जाता है? पदार्थ का वो छोटा कण जो प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। और अणु की खोज किसने की थी? तो अणु की खोज की थी रदरफोर्ड ने, इसकी खोज की थी। लेकिन इस शब्द का प्रतिपादन किसने किया था? तो डेमोक्रिटस ने किया था। डेमोक्रिटस ने अणु शब्द का प्रतिपादन किया था। और परमाणु की खोज किसने की थी? तो परमाणु की खोज की थी जॉन डाल्टन ने, इसकी खोज की थी परमाणु की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जटिल अस्थायी ऊतक है? तो जटिल अस्थायी ऊतक जो है कौन है इसमें? तो जाइलम और इसके अलावा फ्लोएम होता है, ये दोनों जटिल अस्थायी ऊतक होते हैं। और इसके अलावा कोलन काइमा है, यहाँ पे कोलन काइमा, और स्क्लेरन काइमा और पैरन काइमा, ये सरल अस्थायी ऊतक होते हैं। तो ये जो है सरल अस्थायी ऊतक है। कैम्बियम क्या है? तो कैम्बियम जो है जाइलम और फ्लोएम के बीच में ऊतक की एक लेयर होती है। ठीक है, ऊतक की एक लेयर होती है, तो इसको कैम्बियम कहते हैं। शीर्षस्थ विभज्योतक ऊतक, तो ये जो है विभज्योतक ऊतक जो होते हैं उनका एक प्रकार है शीर्षस्थ विभज्योतक, जिसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाइलम इसका राइट आंसर हो जाएगा, जाइलम। जाइलम का कार्य क्या होता है? तो ये पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंचाता है। और फ्लोएम का कार्य क्या होता है? तो ये पौधे के विभिन्न भागों में फूड पहुंचाता है, जिसको आप आसानी से याद रख सकते हैं, जा से जाइलम, जा से जल, और फा से फ्लोएम, फा से फूड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक 10 किलोग्राम की वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड की गति से गतिमान है, तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इजी सा क्वेश्चन है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा इक्वल टू हाफ इंटू एम वी स्क्वायर। वैल्यू पुट कर देंगे, हाफ इंटू एम कितना दिया गया है? द्रव्यमान 10 किलोग्राम, और वी का मान क्या है? वी है 5, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 से 10 जो है कैंसिल हो जाएगा 5 बार। 5 का मल्टीप्लाई होगा 5 के स्क्वायर में, यानी 25 में। 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 125। ठीक है, 125 जूल इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने उसके फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा गया है, तो निर्मित होने वाली छवि कैसी होगी? तो यहाँ पे एक अवतल दर्पण है, इससे पहले इसी तरह का एक क्वेश्चन आ चुका है। तो यहाँ पे इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे पोल हमने मान लिया, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लेते हैं। तो यहाँ पे फोकस बिंदु हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में। तो यहाँ पे पूछा गया है फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखा जाए, ये फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे कहीं पे अगर वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण में जब भी हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में अगर रखेंगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, इसके इस पार रखेंगे, इसके बाद में यानी कि, तो कहीं भी रखेंगे वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। और इसके अलावा कैसा होगा? ये वास्तविक होगा, वास्तविक यानी कि रियल होगा, और उल्टा होगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें आभासी होता है, आभासी, और सीधा होता है, और बड़ा होता है। तो वो कौन सी कंडीशन होती है? अभी हमने पिछले क्वेश्चन में डिस्कस किया था एक। तो जब हम फोकस बिंदु और पोल के बीच में यहाँ पे कहीं रखेंगे तो बड़ा आभासी और सीधा होगा, और ये दर्पण के पीछे बनेगा। और इसके अलावा कोई भी कंडीशन होगी तो वो दर्पण के सामने बनेगा, इधर कहीं इस तरफ बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जब हम पोल और
फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तब ऐसा होता है, बड़ा, आभासी और सीधा और दर्पण के पीछे बनता है। जब हम वक्रता केंद्र पर ही रख देते हैं यानी सी पर रखते हैं तब कैसा बनता है, बराबर बनता है, लेकिन उल्टा और वास्तविक रहता है। ठीक है, और जब हम सी के पहले रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पहले यानी यहाँ कहीं पे रखेंगे, इससे पहले जितना होते जाएंगे उतना ही जो है प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा, वस्तु से छोटा रहेगा और वास्तविक और उल्टा रहेगा। ठीक है, उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है, ये आप याद रखिएगा। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो अवतल दर्पण के केस में आपने देखा कि आभासी और सीधा एक ही कंडीशन में होता है जब हम फोकस बिंदु और पोल के बीच में रखते हैं, अदरवाइज हर जगह उल्टा और वास्तविक होता है, और बड़ा छोटा डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रख रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा होगा, जब हमने रखा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस बिंदु के बीच में यहाँ पे कहीं पे, तो कैसा बनेगा, ये बनेगा वस्तु से बड़ा, वास्तविक और उल्टा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। अगला क्वेश्चन है, शक्ति को किस रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो शक्ति यानी पावर, शक्ति आपको मालूम है कि कार्य करने की दर होती है, कार्य की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, या ऊर्जा खर्च करने की दर, ऊर्जा स्थानांतरण कहेंगे तो ज़्यादा सही होगा, ऊर्जा स्थानांतरण की दर को जो है क्या कहते हैं, या कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, जो कि वर्क डन अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ पे जो है ऊर्जा स्थानांतरण की दर क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा जो है न ही उत्पन्न की जा सकती है न ही खर्च की जा सकती है, ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित की जा सकती है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा स्थानांतरण की दर। और इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होता है पावर का वाट। अगला क्वेश्चन है, टंगस्टन का गलनांक क्या होता है। तो टंगस्टन, इसका गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। तो इतने तक तापमान ये झेल सकता है, उसके बाद जो है ये पिघलना स्टार्ट होगा। और इसीलिए इसको यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है, बल्ब का फिलामेंट में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, कॉपर के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। तो कॉपर हो या कोई भी एटम हो, उसके एक अणु में कितने परमाणु होंगे, तो उसके एक अणु में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको एवोगैड्रो संख्या कहते हैं, एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो एक एवोगैड्रो संख्या के बराबर किसी भी तत्व में परमाणु होते हैं, किसी भी तत्व के एक अणु में। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6.022 इंटू 10⁻23। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इससे कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं मोल कॉन्सेप्ट के। ठीक है, और भी कई तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो उच्च तापमान पर कौन आसानी से ऑक्सीकृत यानी कि जलता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिश्र धातुएं। मिश्र धातुएं जो होती हैं ये उच्च तापमान पर भी आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होती हैं, यानी कि नहीं जलती हैं, क्योंकि इनका जो है प्रतिरोध बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और इसलिए इनको हीटिंग वाले जो उपकरण होते हैं उनमें इनका प्रयोग किया जाता है, जैसे कि हीटर में, और जो है प्रेस में भी इनका प्रयोग किया जाता है। तो हीटर और प्रेस वगैरह का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना हुआ होता है। नाइक्रोम क्या है, एक मिश्र धातु, एक एलॉय है जो कि निकिल और क्रोमियम से मिलकर के बना होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिश्र धातु। अगला क्वेश्चन है, न्यूलैंड का ऑक्टेट सिद्धांत केवल डैश तक लागू होता है। तो न्यूलैंड ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ऑक्टेट सिद्धांत दिया था, जिसको अष्टक नियम कहते हैं। तो अष्टक नियम क्या है, तो इन्होंने तत्वों का वर्गीकरण किया था मेंडलीव के पहले, और इन्होंने सबसे पहले क्या किया, परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में सभी तत्वों को अरेंज कर लिया। उसके बाद इन्होंने ये कहा कि जो पहला तत्व है उसकी प्रॉपर्टी आठवें तत्व से मैच करेगी, हर आठवें तत्व की प्रॉपर्टी किससे मैच करेगी, अपने पहले तत्व की। ठीक है, तो ये जो इनका रूल था ये केवल फॉलो करता था कैल्शियम तक, कैल्शियम तक इनका ये रूल फॉलो कर रहा था। उसके बाद ये जो इनकी बात थी वो सच नहीं हो रही थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, कैल्शियम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विसरण के बारे में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो विसरण क्या होता है, विसरण जो है जब हम कमरे में रूम स्प्रे करते हैं या अगरबत्ती लगा देते हैं तो उसकी खुशबू जो है पूरे कमरे में फैल जाती है, या पानी में अगर नील की बूंद डालते हैं तो नील जो है पूरे पानी में फैल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो पदार्थ के कण होते हैं उनका एक गुण होता है कि वो ज़्यादा सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाने लगते हैं।
इसी को कहते हैं विसरण। और ये तब तक होता है जब तक कि वह बराबर से फैल ना जाए पूरे में। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कथन दिए गए हैं विसरण के बारे में, बता रहे हैं कौन सा सही है कौन सा नहीं सही। तो पहला कथन है गैसों की विसरण दर उनके आयतन पर निर्भर करती है। तो विसरण दर जो है आयतन पर निर्भर नहीं करती है। विसरण तब तक होता रहेगा जब तक कि वो पूरे में फैल नहीं जाएंगे, आयतन से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर दिया गया है विसरण में कण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। तो बिल्कुल उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करते हैं। फिर दिया गया गैसों की विसरण दर ठोस और द्रव की तुलना में अधिक होती है। तो बिल्कुल गैसों की विसरण दर जो होती है वो ज़्यादा तेज होती है, ठोस में सबसे कम होती है। ठीक है, तो ये भी कथन सही है। फिर दिया गया है विसरण केवल तभी संभव है जब पदार्थ के कण लगातार गतिमान अवस्था में हो। तो बिल्कुल विसरण के समय जो है कण जो है लगातार गतिमान अवस्था में होते हैं, तभी जो है वो पूरे कमरे में फैल पाएंगे। तो यहाँ पे ये 3 कथन सही है, बी, सी और डी। लेकिन यहाँ पे बताना है क्या सही नहीं है। तो ए सही नहीं है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से क्या प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए आपको मालूम है कि सूर्य के प्रकाश में पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश चाहिए होता है इनको, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है, और इसके अलावा जल चाहिए होता है, और क्लोरोफिल जो है जो कि पत्तियों में पाया जाता है, तो ये भी आवश्यक होता है। ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ऑक्सीजन जो है प्रकाश संश्लेषण के बाद खुद ही बनता है, ऑक्सीजन बनता है और ग्लूकोज बनता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक डैश का निर्माण होता है। तो प्रोटीन संश्लेषण यानी कि प्रोटीन निर्माण, जो कोशिकाओं में प्रोटीन का निर्माण होता है, तो उसमें जो है किसका निर्माण होता है, क्षार इवेंट में किसका निर्माण होता है। तो इसको आप याद रखिएगा, mRNA जिसको मैसेंजर RNA कहते हैं, तो उसकी प्रति का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो है कई स्टेप में होता है, तो यहाँ पे पूरी प्रोसेस नहीं, आप ये याद रखिए कि mRNA प्रति का जो है निर्माण होता है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि वीडियो जब भी अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।